अब से रात को मैं रुक जाया करूँगा। तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है कार्तिक, हम लोग हैं उसकी देखभाल के लिए। प्लीज़ पापा, मैं इस समय निकिता के साथ रहना चाहता हूँ। मैं पहले ही बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ, अब और गलतियाँ नहीं करना चाहता। मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर उसके पापा ने उसे गले से लगा लिया। इंसानी फितरत है, जब चीज़ पास में रहती है तो उसकी कदर नहीं होती, और जब दूर चली जाती है तो आंसू बहाता रहता है। निकिता के एक्सीडेंट से कार्तिक सदमे में था। उसे वो सब पल याद आ रहे थे जब उन्होंने अच्छा समय संग बिताया था, और वो तमाम लड़ाइयाँ भी जिनकी वजह से तलाक लेने की नौबत आन पड़ी थी। वो अपने आप से सवाल पूछ रहा था, इतना मुश्किल क्यों होता है एक रिश्ते को संभालना। एक इंसान रिश्ते से क्या चाहता है? सामने वाले से थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी परवाह, उसका समय और साथ ही तारीफ से भरे कुछ शब्द। निकिता ने भी तो यही चाहा था। ये चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ती, इंसान मुफ्त में एक दूसरे को दे सकता है, लेकिन नहीं दे पाता। वो उसमें प्यार तलाशती रही और वो उसमें परफेक्शन। हाँ, वो परफेक्ट नहीं थी, लेकिन क्या वो परफेक्ट था? जितना माँ के प्रति जिम्मेदार होना अच्छी बात है, उतना ही बीवी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करना बुरी बात है। माँ को पता होना चाहिए कि उसके बेटे के लिए पत्नी कितनी अहम है, और पत्नी को एहसास होना चाहिए कि उसके पति के लिए उसकी माँ की क्या अहमियत है। रिश्ते में सीमाएं शुरू से क्लियर होनी चाहिए। वो तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर नहीं कर पाया। निकिता ने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, हर तरफ से, और वो उसकी कोशिशों पर पानी फेरता रहा। कोई भी रिश्ता तब सफल होता है जब उसे सफल बनाने की कोशिश दोनों तरफ से होती है। निकिता अपने हिस्से की कोशिश पूरी कर चुकी थी, अब कोशिश करने की बारी कार्तिक की थी। रात को डॉक्टर्स से बातचीत के दौरान पता चला कि निकिता की हालत अभी भी गंभीर ही है। ब्रेन सर्जरी के बाद उसका शरीर किस तरह से प्रतिक्रिया देगा, अभी कुछ निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता था। शरीर के बाकी अंगों को भी ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता था। अभी एक हफ्ते आईसीयू में रखने को और विचार था। पहले ही 10 दिन हो चुके थे। कहने का मतलब ये था कि हॉस्पिटल में महीना रहना पड़ सकता था। निकिता का मेडिकल क्लेम काफ़ी नहीं था इलाज के लिए। पति होने के नाते उसने अपना मेडिकल क्लेम इस्तेमाल करने का फ़ैसला लिया था। वो उसके इलाज का भार अपने सास ससुर पर नहीं डालना चाहता था। निकिता के एक्सीडेंट से उसे सबक मिला था कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। बेकार के झगड़ों में उलझकर इसे ख़राब करने से अच्छा है जितना वक्त ऊपर वाले ने दिया है उसे प्यार से जिया जाए। प्यार आपको पॉजिटिव बनाता है और झगड़े नेगेटिव। अब आपकी चॉइस है कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए। रातें हॉस्पिटल में गुजरती थी और दिन ऑफिस में। उसके सास ससुर ने मना भी किया रुकने के लिए, लेकिन वो माना नहीं। उसकी मम्मी इस बात से खासा परेशान थी। एक दिन उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, तुझे अपनी कोई फिक्र है भी कि नहीं? दिन भर ऑफिस में और रात भर हॉस्पिटल में। उसके माँ बाप हैं तो सही रुकने के लिए, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी है रुकने की? पुराना रिश्ता होने के नाते एक बार देख आया, ये काफ़ी नहीं है क्या जो वहाँ रोज़ पहुँच जाता है? तेरा तलाक हो चुका है उससे, अब वहाँ जाने का क्या मतलब? ये नहीं कि अपने लिए लड़की ढूंढो दूसरी शादी के लिए। उसके पीछे मंडरा रहा है। उसको गुस्सा तो बहुत आया था अपनी मम्मी की बातें सुनकर, लेकिन बस उसने इतना ही कहा, मम्मी कुछ पेपर्स पर साइन करने से रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता। तलाक के पेपर्स अभी भी उसके अलमारी में पड़े हैं, उसने जमा नहीं करवाए हैं, इसलिए वो अभी भी मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। मुझे उसके मां न बन पाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो वो चाहेगी वही होगा। मैं उसे दोबारा खोने का खतरा मोल नहीं ले सकता। वो साफ शब्दों में अपनी बात कहकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसकी बातें सुनकर उनके दिल को गहरा धक्का लगा था। उनके तलाक से वो खुश थी। सोचा था नई नई बहू आएगी, नई खुशियाँ लाएगी, पर यह पुरानी वाली तो पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनका श्रवण कुमार उन्हें कंट्रोल से बाहर जाता दिख रहा था। ये उनके लिए गहरी चिंता का विषय था। वो चाहती थी कार्तिक हमेशा उनकी सुने, उनके मन की करे, अपनी बीवी से ज़्यादा उन्हें अहमियत दे, जो वो देता भी था। लेकिन उन्हें उसके स्नेह पर सिर्फ अपना अधिकार चाहिए था। अगर माता पिता चाहें तो अपने बच्चों का घर बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, और उन्हें कार्तिक का घर निकिता के साथ बसाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विहान की सास ने उसे काव्या का वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट, सोनोग्राफी की पिक्चर्स और सीडी भेज दी थी। इतने महीने बाद उसे वीडियो में देखकर वो भावुक हो गया। वो मोटी होने की बजाय पहले से कमज़ोर लग रही थी। उसका चेहरा देखकर समझ में आ रहा था कि उसकी तबीयत वाकई में ठीक नहीं है। उसके बढ़े हुए पेट को देखकर छूने की इच्छा कर रही थी। बच्चे ने अभी जन्म भी नहीं लिया था। सिर्फ काव्या को प्रेगनेंसी की हालत में देखकर ही वो बच्चे से जुड़ाव सा महसूस कर रहा था। सोनोग्राफी की सीढ़ी में अपने बच्चे की ग्रोथ को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो उन सभी पलों को मिस कर रहा था जिन्हें काव्या जी रही थी।
वो अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनना चाहता था। काव्या के भीतर उसे सांस लेता हुआ महसूस करना चाहता था। आज उसके दिल में काव्या के लिए इज्जत कई गुना बढ़ गई थी। वो चाहती तो उसके बच्चे को अबॉर्ट भी करा सकती थी उसकी हरकतों के कारण, लेकिन फिर भी उसने उसके बच्चे को जन्म देने का फैसला लिया। बच्चे के लिए इतनी तकलीफ सह रही है, ये सोच सोच कर वो भावुक हो रहा था। उसका जल्द से जल्द भारत वापस जाने का मन कर रहा था। जितना भी समय काव्या की प्रेगनेंसी का बचा था वो उसके साथ गुजारना चाहता था। उसे इस समय काव्या के सिवा किसी की चिंता नहीं थी। उसने अपने सास ससुर और साले से कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात की थी। उनसे माफ़ी मांगकर अपने नेक इरादों का यकीन दिलवाया। वो अपना परिवार वापस चाहता था और उसकी इस कोशिश में वो लोग उसके साथ थे। उनके मुताबिक विहान को अपनी गलती सुधारने का एक और मौका मिलना चाहिए। काव्या को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। बेड रेस्ट के कारण वो ज़्यादातर कमरे में ही रहती थी। विहान अब उसे फ़ोन करके तंग नहीं करता था। वो उसके घर वालों को फ़ोन करके उसके हाल चाल पूछ लिया करता था। उसने ऑफिस से काव्या के मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पर प्रोजेक्ट को बीच में छोड़कर आने की इजाज़त ले ली थी, जो बड़ी मुश्किल से मिली थी। काव्या सोई हुई थी। सुबह आंख खुली तो विहान को बिस्तर पर सोते हुए देख वो घबरा गई और डर के मारे चीख पड़ी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सपना है या हकीकत। काव्या की चीख से विहान की आंख खुल गई और वो घबरा कर उठ गया। क्या हुआ तुम्हें? सुबह सुबह ऐसे कोई चीखता है क्या? मैं हूँ तुम्हारा इकलौता पति विहान, उसका भूत नहीं। वो गुस्से में बोली। आप यहाँ मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? आप तो न्यूयॉर्क गए थे ना, फिर यहाँ कैसे? गए भी थे या हमेशा की तरह झूठ बोलकर बेवकूफ़ बना रहे थे? काव्या, सुबह 3 बजे तुम्हारे घर पहुँचा हूँ सीधा एयरपोर्ट से। सारे बैग्स ड्राइंग रूम में रखे हैं। माना मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। मेरा सिर दर्द कर रहा है, थोड़ी देर चैन से सोना चाहता हूँ, प्लीज़ सोने दो। आपका सिर दर्द करे या गला, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप बस मुझे ये बताइए कि आप इस समय मेरे घर पर मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हैं? पति पत्नी का ख्याल कब का ख़त्म हो चुका है। अपने बैग्स उठाइए और चुपचाप अपने घर चलते बनिए। ना मेरे दिल में आपके लिए जगह है और ना ही मेरे घर में। काव्या की बातों ने उसे स्तब्ध कर दिया था। उसे मालूम था उसे उसकी नाराज़गी झेलनी पड़ेगी, लेकिन वो इतनी कड़वी बातें कहेगी, उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, ये अच्छे से समझ लो। तुम पर, हमारे बच्चे पर मेरा पूरा हक है। मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ना मुझ पर आपका कोई हक है और ना ही इस बच्चे पर। अपने शर्मिंदा होने का नाटक बंद कीजिए। आप यहाँ सिर्फ इस बच्चे की वजह से आए हैं। प्लीज़ विहान, मेरी हालत वैसे ही ठीक नहीं है। आप यहाँ से चले जाइए। मैं भी तो तुम्हें प्लीज़ ही कह रहा हूँ, पर तुम सुनने को तैयार ही नहीं हो। आई लव यू काव्या, मैं तुम्हारे और बच्चे के बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ मुझे एक मौका तो दो अपनी गलती को सुधारने का। मुझे सख्त चिढ़ है इन 3 शब्दों से। आगे से आई लव यू कहने की ज़रूरत मत करिएगा। मुझे आपका प्यार पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपसे मुक्ति चाहिए। आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, हमेशा मेरी भावना के साथ खिलवाड़ किया है। अब भी आप यहाँ मेरे लिए नहीं आए हैं, बच्चे की खबर सुनकर आए हैं। मैं आपके इरादे अच्छे से समझती हूँ। आप मेरे बच्चे को मुझसे दूर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है काव्या, मुझे गलत समझना बंद करो। प्यार मैं तुम्हें शुरू से करता था, लेकिन इसका एहसास अब जाकर हुआ है। मैंने अपने अतीत की वजह से अपने वर्तमान को ख़राब कर दिया। तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। बच्चे की खबर तो मुझे अब पता चली है, लेकिन तलाक के ख़िलाफ़ तो मैं शुरू से ही था। अगर तुमसे प्यार ना होता तो तलाक देने में एक सेकंड ना लगाता। मेरे लिए बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी तुम हो। तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए न्यूयॉर्क से जल्दी वापस आ गया। अपने घर न जाकर सीधा एयरपोर्ट से तुम्हारे घर आया हूँ। प्लीज़ काव्या, इतनी पत्थर दिल मत बनो। मेरी काव्या तो बहुत नरम दिल की थी, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई? इसके कसूरवार भी आप ही हैं विहान। मैं और बहस नहीं चाहती। आप प्लीज़ इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। मैं इस हालत में तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जो करना है कर लो। काव्या इस समय इतने गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था। सांसें फूलने लगी थी। उसकी सांसें फूलते देख विहान ने उसे फटाफट से पानी दिया पीने के लिए और उसकी पीठ सहलाने लगा। शांत हो जाओ काव्या, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। कैसे यकीन दिलाऊँ तुम्हें अपनी बात का? मैं इस समय तुम्हारे पास अपने बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ, काव्या ने शांत होते हुए कहा। एक तरीका है आपके पास अपना प्यार साबित करने का। सामने से पेन और पेपर लाकर दीजिए। उसने पेन और पेपर उसके हाथ में लाकर दे दिया। अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो इस पेपर पर लिख कर दीजिए कि बच्चे के होते ही आप मुझे तलाक दे देंगे और बच्चे की कस्टडी पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। बदले में आपको शनिवार और रविवार बच्चे के साथ समय बिताने की इजाज़त होगी।
जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक आप मेरे साथ यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आप मेरे साथ बिस्तर पर नहीं सोएंगे। ये क्या बेवकूफ़ वाली बात है काव्या। तलाक देकर प्यार साबित करने वाली तो पहली बार सुन रहा हूँ। तलाक तो मैं देने से रहा, तुम्हें कोर्ट में तलाक के लिए लड़ाई लड़नी है। मेरा और निकिता का नाम उछाल कर तो शौक से लड़ सकती हो, लेकिन एक बात तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, शादी के बाद मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को कभी नहीं छुआ। मेरे साथ उसका नाम उछाल कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। अगर मुझे उसमें ज़रा सी भी दिलचस्पी होती ना, तो इस समय मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हारी गालियाँ सुनने के बजाय उसके साथ होता। खैर, तुमने इस बात को अपनी ईगो पर ले लिया है, इसी कारण तुम मुझे टॉर्चर कर रही हो। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारे साथ बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। वैसे मेरे साथ सोने में तुम्हें समस्या क्या है? वैसे भी इस हालत में हमारे बीच कुछ होने से रहा, हाँ, लेकिन अपने बच्चे को छूकर महसूस ज़रूर करना चाहूँगा। और इसके लिए तुम मुझे रोकोगी नहीं। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम्हारा हर छोटा बड़ा काम मैं करूंगा। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ घर जमाई बनकर रह लूँगा। अगर तुम कोर्ट में तलाक के लिए गई तो मैं कस्टडी के लिए नहीं लड़ूंगा। मुझे मेरे होने वाले बच्चे की कसम। तुम्हारे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, अब ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बच्चा हो जाए फिर जितनी गालियाँ देनी है मुझे दे लेना। अभी इतना गुस्सा ना तुम्हारे लिए अच्छा है और ना ही बच्चे के लिए। अपने ना सही तो कम से कम बच्चे के बारे में सोचो। एक बार पहले हम अपना बच्चा खो चुके हैं। मैं नहीं चाहता हमारे आपसी झगड़ों की वजह से दोबारा ऐसा हो। उसकी बातों ने काव्या की बोलती बंद कर दी थी, पर वो भी कम नहीं थी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो विहान को इतना तंग करेगी कि वो खुद ब खुद उसे छोड़कर भाग जाएगा। बहुत शौक चढ़ रहा है इन्हें मेरा ख्याल रखने का। मैंने इन्हें इनकी नानी याद नहीं दिलाई तो मेरा नाम भी काव्या नहीं है। निकिता आईसीयू में कार्तिक को सामने देखकर हैरान थी। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, बस उसे देखे जा रही थी, जैसे पूछ रही हो उसके यहाँ होने की वजह। वो भी उसे देखता रहा। हाथ पकड़कर माफ़ी मांगना चाहता था, पर कैसे पकड़ता। उसके एक हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था और दूसरा हाथ ग्लूकोज लगने की वजह से सूज रखा था। शरीर का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ बैंडेज ना बंधी हो। वो भावुक हो रहा था। इतने सालों बाद उसने निकिता की आंखों में यूं इस तरह देखा होगा। उसकी आंखों की मौन भाषा को महसूस किया होगा। जब वो साथ थी तब उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और आज जब इस हालत में थी तो वो उसे देखकर खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो निकिता, मैं हमेशा के लिए वापस लौट आया हूँ। जवाब में उसकी आंखों से भी आंसुओं की कुछ बूंदें गिरी, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाई। कहने सुनने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी था। बिखरे हुए रिश्ते को समेटना इतना आसान नहीं था। काव्या विहान का साथ देने के लिए अपने माता पिता से भी खासा गुस्सा थी। वो उनकी भावनाएं समझती थी। इस दुनिया में कोई भी माता पिता ऐसे नहीं हैं जो अपनी बेटी का घर टूटते हुए देख सकें। सभी की एक ही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी अपने ससुराल में सुख से रहे। उन बेचारों की भी यही थी। वैसे भी विहान से उनका रिश्ता शुरू से ही बहुत अच्छा था, इसलिए भी वो उसके पक्ष में थे। खैर, उसने भी सोच रखा था विहान को परेशान करने का। 10 बजे तक उसने उसे आराम से सोने दिया और उसके बाद उसने ज़ोर से उसके कान में म्यूज़िक लगा दिया यूट्यूब पर, जिसमें लड़का बुरी तरह से चीखता है, वेकअप। उस म्यूज़िक की आवाज़ से विहान गुस्से में दंदनाता हुआ उठा। पागल हो गई हो क्या जो मेरे कान में इतना लाउड म्यूज़िक बजा रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, सोए हुए बंदे की नींद खराब कर रही हो। काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इतनी ही नींद प्यारी है तो अपने घर जाकर सोइए। ये मेरा घर है, यहाँ जो मैं चाहूँगी वही होगा। मुझे भूख लगी है, सेब काट कर दीजिए। अपनी मम्मी को बोलो वो काट कर दे देगी। मुझे नींद आ रही है। सुबह तो बड़े जोश में थे, आप ही ने कहा था ना कि आप मेरे सारे काम करेंगे, तो अब क्या हो गया? वो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, बेबी, आपके पापा कामचोर हैं, आपको एक सेब तक काट कर नहीं खिला सकते। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी मम्मा आपको ज़रूर खिलाएगी। मेरी बीवी इतनी तेज़ है, यह मुझे शादी के 4 साल के बाद पता चल रहा है। जानबूझकर मुझे तंग कर रही हो। मुझे मेरे बच्चे से दूर रखने की साजिश रची जा रही है। मेरे बारे में उसको उल्टा सीधा कहने की ज़रूरत नहीं है। विहान गुस्से में उठा। मुंह हाथ धोने के बाद किचन से सेब उठाकर ले आया और उसके पास बैठकर काटने लगा। वो भी कम तेज़ नहीं था। उसे चिढ़ाने के लिए अपने हाथों से खिलाने लगा। आपको इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद खा लूँगी। डार्लिंग, मैं तुम्हें नहीं खिला रहा हूँ, बेबी को खिला रहा हूँ। बातों बातों में उसने उसके पेट को चूम लिया। यूँ आंखें मत दिखाओ, तुम्हें नहीं बेबी को प्यार किया है। बेबी के पापा बहुत अच्छे हैं। मम्मी के इतना तंग करने के बावजूद मम्मी की इतनी सेवा कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरा बच्चा बहुत समझदार है। उसे पता है उसके पापा उसे और उसकी मम्मी से कितना प्यार करते हैं। काव्या उसकी इस हरकत से खुश होने की बजाय चिढ़ गई। मन ही मन सोच रही थी कि काश ये सब सच होता। विहान ने उसे इतनी बार बेवकूफ़ बनाया था,
कि उसके लिए उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था। विहान ने भी मन ही मन ठान लिया था कि अब वो काव्या को मना कर रहेगा। उसे मनाना मुश्किल ज़रूर था लेकिन नामुमकिन नहीं था। शाम को वो अपने घर चला गया सबसे मिलने के लिए। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। उसने जब उन्हें अपने वहाँ रहने के फैसले के बारे में बताया तो सब चौंक गए। वो लोग इसके पक्ष में तो बिल्कुल नहीं थे, पर बात बच्चे की थी और काव्या को मनाने की, इसलिए मन मानकर राज़ी हो गए। उसकी मम्मी ने बातों बातों में कहा, काव्या का 7वां महीना ख़त्म होने को आ रहा है, उसकी गोद भराई की रस्म भी तो करनी पड़ेगी, चाहे छोटे स्तर पर ही करें। मम्मी वो इस बात के लिए मानेगी नहीं, तो तू वहाँ किस खुशी में धरने पर है, उसे इस बात के लिए मना। ये रस्म ज़रूरी होती है, करनी पड़ेगी। मैं उसकी मम्मी से बात कर लूँगी, किसी को बुलाएंगे नहीं, बस हम घर के लोग होंगे और एक दो खास रिश्तेदार। ठीक है, बात करके देखता हूँ। 2 दिन बाद विहान और काव्या में इस बात को लेकर बहस चल रही थी। मुझे किसी रस्म का हिस्सा नहीं बनना। जब हमारा तलाक होने वाला है तो इन फालतू की रस्मों का क्या मतलब। काव्या, तलाक होने से ये सच नहीं बदल जाएगा कि इस बच्चे का बाप मैं हूँ। सब आकर तुम्हें आशीर्वाद ही देंगे, गालियाँ नहीं। जो इतनी हाय तौबा मचा रही हो। आप समझते क्यों नहीं है कि मैं बेड रेस्ट पर हूँ, मुझसे वैसे ही बैठा नहीं जाता। फंक्शन में इतनी देर तक कैसे बैठूंगी। घर के ही लोग हैं, 10 मिनट में सब हो जाएगा। मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ना विहान सुनने को तैयार था और ना ही उसके घर वाले। सब उसके पीछे बढ़ गए थे। अंत में उसे सबकी बात माननी ही पड़ी। गोद भराई की रस्म उसके घर पर ही हुई थी। दोनों तरफ के खास रिश्तेदारों के अलावा किसी को नहीं बुलाया गया था। सबके आने के बाद ही काव्या को विहान बाहर लेकर आया था। हल्की गुलाबी साड़ी में वो सुंदर लग रही थी। 15 मिनट में उसने फटाफट से सारी रस्में निपटवा दी ताकि उसे कोई तकलीफ़ ना हो। लगे हाथ उसने दोनों का प्रेगनेंसी वाला फ़ोटोशूट भी करवा लिया था। इसी बहाने कम से कम उसके करीब जाने का मौका तो मिला था। सबके सामने वो तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। बाद में वो इतना थक गई कि विहान उसे कमरे में ले गया और उसके कहे बिना उसके पैरों के तलवों की मालिश करने लगा। इस बात ने तो उसे हैरान ही कर दिया था। वो उसे तंग करने का मौका ही नहीं दे रहा था, अपने आप ही उसके सारे काम कर दिया करता था। वो उसे भी संभाल रहा था और ऑफिस भी। उसके मम्मी पापा तो बहुत खुश थे इस बात से, लेकिन वो चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही थी। उसे लगता था विहान का प्यार एक छलावा है, वो कब अपने असली रूप में आ जाए कुछ कह नहीं सकते। अच्छा बनने का नाटक वो पहले भी बहुत बार कर चुका था। काव्या को उस पर ज़रा भी यकीन नहीं था। निकिता को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। ब्रेन सर्जरी करते समय उसके बाल काटने पड़े थे। पहले तो सिर पर बैंडेज बंधी हुई थी तो किसी का भी इस बात पर ध्यान नहीं गया। निकिता को तो पता ही नहीं था कि उसके बाल पूरी तरह से काटे जा चुके हैं। आईसीयू में वो ज़्यादातर सोई ही रहती थी। वैसे भी इतनी तकलीफ़ में थी कि उसका इस तरफ ध्यान नहीं गया। वार्ड में शिफ्ट होने के बाद जब सिर पर से बैंडेज खुली तो उसके माता पिता और कार्तिक का ध्यान इस ओर गया, लेकिन किसी ने भी इस बात को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सिर पर स्टेचेस के निशान थे। कार्तिक से उसकी हालत देखी नहीं गई। वो फ़ोन का बहाना बनाकर बाहर आ गया। निकिता को अपने बालों से बहुत प्यार था। हर संडे कभी अंडा तो कभी कुछ बालों में लगाती रहती थी। उसे भी उसके खुले बाल काफ़ी पसंद थे। निकिता को इस रूप में देखकर उसका दिल घबरा गया था। उसके मम्मी पापा ने बाहर आकर उससे कहा, कार्तिक, निकिता को साल लग जाएगा पूरी तरह से ठीक होने में। तुम दोनों तो वैसे भी तलाक के पेपर्स पर साइन कर चुके हो। तुमने इतने दिन उसका ख्याल रखा, हॉस्पिटल में रहे, हम उसके लिए बहुत आभारी हैं, पर हम नहीं चाहते उसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो। तुम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, हम उसे संभाल लेंगे। पता नहीं बेटा वो नॉर्मल हो भी पाएगी या नहीं, उसके भविष्य के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ऐसे हालात में उसके पीछे अपनी लाइफ बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर रहेगा तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्या आप उसे ऐसे हालात में छोड़कर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं? हम क्यों उसे छोड़ेंगे भला? कोई माँ बाप अपनी औलाद को छोड़ सकते हैं क्या? अगर वो आपकी बेटी है तो मेरी भी तो बीवी है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अब मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, उसका साथ देना। मुझे यकीन है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। निकिता के साथ रहना ही मेरे लिए ज़िंदगी की नई शुरुआत है। निकिता का ध्यान जब अपने बालों की तरफ गया तो वो चीख पड़ी, मेरे बाल, कहते हुए रोने लगी। मेरे बाल क्यों काटे मम्मी? बालों को क्या है निकिता, दोबारा आ जाएंगे। ब्रेन सर्जरी के लिए बाल काटने पड़े बेटा। वो बुरी तरह रो रही थी। उसे अपनी हालत देखकर रोना आ रहा था। हाथ और पांव दोनों में प्लास्टर बंधा हुआ था। उसने घबरा कर पूछा, मम्मी शरीर तो मेरा ख़राब हो ही गया है, क्या चेहरा भी ख़राब हो गया है? नहीं, सब ठीक है, बस थोड़े ज़ख्मों के निशान हैं जो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। कार्तिक मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? वो यहाँ इतने दिनों से क्यों है? कार्तिक को अंदर आते देख उसकी मम्मी ने कहा,
वो आ गया है, जो पूछना है उससे पूछ ले, वो तेरे सवालों के जवाब बेहतर दे पाएगा। वो उसके मनपसंद फूल लाया था जो उसने साइड में पड़े टेबल पर रख दिए थे। तुम रोज़ यहाँ क्यों आते हो कार्तिक? अपनी बीवी से मिलने आते हो। तुम तलाक के पेपर्स पर साइन कर चुके हो। अपनी कई बातें भूल गए हो क्या? नहीं, सब याद है। मेरी गलतियाँ, तुम्हारा एक्सीडेंट मेरे लिए सबक है। मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी चाहता हूँ तुमसे। जानता हूँ ये आसान नहीं है, फिर भी एक बार कोशिश करके देखो। मुझे एक मौका और दे दो निकिता, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। कार्तिक, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा हाल तुम देख ही रहे हो। ऐसे में मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब करो। वैसे भी हमारा साथ कोई भविष्य नहीं है। मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी लड़ते झगड़ते नहीं गुजारना चाहती। शांति चाहती हूँ अपने जीवन में, और वो साथ रहकर मिलना मुश्किल है। ऐसा मत कहो निकिता। वादा करता हूँ जो गलतियाँ मैंने पहले की वो अब नहीं दोहराऊँगा। तुम्हारे साथ रहने से मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं, उल्टा आबाद होगी। अगर तुमसे प्यार नहीं होता तो इतने दिनों से हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काट रहा होता। मेरा चेहरा, शरीर सब खराब हालत में है और तुम प्यार के दावे कर रहे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सब मजाक लग रहा है। कुछ मजाक नहीं है मेरे लिए। तुम अभी भी वही निकिता हो जो पहले थी। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, भगवान पर भरोसा रखो। और अगर नहीं ठीक हुई तो फिर क्या करोगे? हम अलग हो चुके हैं और इस बात को मन स्वीकार कर चुका है। मैं अब और हर्ट नहीं होना चाहती। तुम नहीं भी ठीक हुई तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम्हारी मेडिकल कंडीशन के बारे में अच्छे से पता है। सब जानते हुए भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इस बात का एक ही मतलब है कि मैं जाने के लिए वापस लौट कर नहीं आया हूँ। ये सुनकर निकिता भावुक हो गई। कार्तिक, मैं तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रह पाऊँगी। मैं फिर से अपनी लाइफ में वो ड्रामा नहीं चाहती। बुरा मत मानना, उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है। वो तुम पर अपना पूरा कंट्रोल चाहती हैं। उन्हें तुम्हारा मेरे नज़दीक आना पसंद नहीं है। मैं समझता हूँ इस बात को। सोच रहा हूँ मैं उन्हें काउंसलिंग के लिए ले जाऊँ। मामा जी ने उन्हें काफ़ी समझाया पर वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूँगा। ये सुनकर तो वो मुस्कुराने लगी। यही तो वो चाहती है, तुम अपना पूरा ध्यान उन्हें संभालने में लगा दो। खैर, मैं अब माँ बेटे की जोड़ी के बीच में विलेन नहीं बनना चाहती। मैं अपने माता पिता के साथ खुश हूँ। तुम अपनी मम्मी के साथ खुश रहो। बाकी मन करे तो फ़ोन कर लेना। और हाँ, दूसरी शादी करने के लिए तुम आज़ाद हो। पागल हो गई हो क्या निकिता? जो बेकार की बातें कर रही हो। दूसरी शादी ही करनी होती तो हॉस्पिटल में अपनी रातें नहीं गुजारता। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए मैं तुम्हारे घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। अब पागलों वाली बातें तुम कर रहे हो कार्तिक। मम्मी को अकेला छोड़ दोगे इस उम्र में? मामा जी आएंगे साथ रहने के लिए, या उन्हें उनके घर छोड़ दूंगा। मामा जी के बेटा बहू विदेश जा रहे हैं। उनके जाने के बाद वो अकेले हो जाएंगे। अकेले रहने से अच्छा है कि दोनों साथ में रह लेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतने बदल गए हो। कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे भी यकीन नहीं होता। एक बात सच सच बताओगे? हाँ पूछो, क्या पूछना है? तुम काव्य के प्रति आकर्षित थे या फिर उससे प्यार करने लगे थे? वो भी तुम्हें प्यार करती थी क्या? मैं काव्य के प्रति कभी भी आकर्षित नहीं था। फिर प्यार तो दूर की बात है। हाँ, मैं उससे प्रभावित ज़रूर था। वो एक अच्छी इंसान है। मैं मानता हूँ वो नोट्स लिखना गलत था, पर मैंने दोस्त के तौर पर लिखे थे। ये सोचकर तकलीफ़ होती है कि अपनी बीवी की तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करता रहा और दूसरों को परेशानी में देखकर भावुक हो गया। मुझे माफ़ कर दो निकिता। अनजाने में, गुस्से में मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो गई हैं जिनके बारे में सोचता हूँ तो अपनी ही नज़रों में खुद को गिरा हुआ महसूस करता हूँ। मैंने काव्या को मिलने के लिए बुलाया था डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, विहान का सच बताने के लिए। पता नहीं उनके रिश्ते का अंजाम क्या हुआ होगा। ये सुनकर निकिता हैरान हो गई। उसे गुस्सा आ गया। ओ कार्तिक, तुमने ये क्या किया? तुमने सच बताने से पहले एक बार भी मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा? वो सोच रही होगी कि विहान और मेरे बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कितनी गालियाँ दी होंगी, कितना कोसा होगा उसने मुझे। अगर मेरी वजह से उन दोनों का तलाक हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तुमने मुझे बिना किसी कसूर के उनकी नज़रों में दोषी बना दिया। विहान मेरा अतीत ज़रूर था, लेकिन वर्तमान और भविष्य तुम ही थे। मेरे और उसके बीच कभी कोई गलत संबंध नहीं रहा। निकिता के सिर में अचानक से इतना तेज दर्द उठने लगा था कि वो बुरी तरह रोने लगी। कार्तिक जल्दी से नर्स को बुला कर ले आया। नर्स के इंजेक्शन लगाने के बाद वो सो गई। कार्तिक अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा था। इसलिए कहते हैं गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता। कुछ सेकंड्स का गुस्सा आपकी पूरी ज़िंदगी को चुटकियों में बर्बाद करने की ताकत रखता है। खैर, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। काव्या आजकल विहान से खूब सेवा करवा रही थी। उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जितना विहान ने उसे शादी के 4 सालों में तंग किया था, उससे ज़्यादा वो उसे अब तंग करने में लगी हुई थी। विहान को गुस्सा तो आता था, मन ही मन बहुत, लेकिन वो चुप था। ऐसी हालत में उससे लड़ाई करके उसे परेशान नहीं करना चाहता था।
वो परेशान हुई तो फिर बच्चा परेशान होगा, बस यही सोचकर चुप था। शनिवार इतवार को वो अपने घर चला गया था अपने परिवार से मिलने के लिए। वो भी बच्चे के जन्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उनकी एक ही इच्छा थी कि विहान का परिवार एक साथ हो जाए, बहू बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर आ जाए। काव्या का विहान के प्रति गलत व्यवहार उसके मम्मी पापा को बड़ा चुभ रहा था। भाई ने जब बातों बातों में उसे समझाने की कोशिश की तो उसने सुनने से इनकार कर दिया। फिर उसके पापा ने उसे समझाने का जिम्मा उसकी मम्मी को सौंप दिया। वो प्यार से उसे समझाने लगी, विहान वाकई में बदल गया है काव्या, उसे माफ़ कर दे। मम्मी वो नाटक कर रहे हैं, देखना बच्चे का जन्म होते ही वो बदल जाएंगे। मुझे डर है कहीं वो कस्टडी के लिए कोर्ट में ना चले जाएं। उसकी बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया। अगर वो नाटक कर रहा है तो फिर ये नाटक तो उस पर बहुत भारी पड़ रहा है। इस नाटक को करने से उसे क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं। तूने तो उसे अपना नौकर बनाकर रख दिया है, ऊपर से बातें सुनाने का भी मौका नहीं छोड़ती। वो यहाँ सिर्फ तेरे लिए और बच्चे के लिए है। बच्चे की कस्टडी लेने के लिए तेरी गालियाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। वो पागल नहीं है, समझदार है, जानते है छोटे बच्चे की कस्टडी माँ को मिलती है, पिता को नहीं। वो चाहे तो दूसरी शादी आराम से कर सकता है। उसका बच्चा पैदा करके तू उस पर एहसान नहीं कर रही है। एक बार को सोच कर देख, अगर वो नहीं होता तो तेरी कोख में बच्चा आता कहाँ से? ऐसे बहुत से आदमी हैं जो एक बार झगड़े के बाद बीवी बच्चों को पीछे मुड़कर नहीं देखते। वो तेरे आगे पीछे घूम रहा है और तू है कि उसे माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी की शादी परफेक्ट नहीं होती, बनानी पड़ती है। मुझे नहीं लगता उसने तुझे इतना परेशान किया होगा जितना तू उसे कर रही है। एक गलत है तो क्या दूसरे को भी गलत बन जाना चाहिए उससे बदला लेने के लिए? तो खुद को क्यों गिराने पर तुली हुई है? इससे तेरे बच्चे को क्या सीख मिल रही होगी? कभी सोचा है इस बारे में? कल को वो भी हर छोटी बड़ी बात में लोगों से बदला लेता फिरेगा। ये सुनकर वो रोने लगी। मम्मी, आपने शुरू से मुझसे ज़्यादा विहान का पक्ष लिया है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है उसने आप पर, जो आपको उनकी गलती कभी दिखती ही नहीं है। मैं उसका पक्ष नहीं ले रही हूँ, बल्कि तुझे समझा रही हूँ। अगर रिश्ता संभल रहा है तो उसे संभलने दे। बेकार में उसे क्यों डुबोने पर लगी हुई है? खैर, तुझे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो गुस्से में उठकर वहाँ से चली गई। उसकी डिलीवरी की तारीख 20 दिन बाद की थी, इसलिए उसके मम्मी पापा और भाई चाचा जी के लड़के की शादी में 2 दिनों के लिए बेंगलोर चले गए थे। अचानक से रात को काव्या को पेट में भयंकर दर्द उठने लगा। उसने विहान को उठाया। विहान, उठिए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आप अलमारी में से प्रेगनेंसी वाला बैग निकालिए। विहान ने जल्दी से बैग निकालकर गाड़ी में जाकर रखा, फिर उसे आराम से ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया। उसे दर्द से रोते हुए देख विहान भीतर ही भीतर नर्वस हो रहा था। वो अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज करके उसे हिम्मत देने लगा। काव्या, हम बस 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, तुम डरो मत। गहरी सांस लेकर छोड़ती रहो, सब ठीक होगा, मैं हूं ना। उसकी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ गया। ध्यान, अपना मुंह बंद रखिए और ध्यान गाड़ी चलाने में लगाइए। वो इस समय दर्द से इतनी परेशान थी कि कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। थोड़ी ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि मेजर कॉम्प्लिकेशन है, उसका सी सेक्शन अभी करना पड़ेगा। अगर डिलीवरी के दौरान दोनों में से किसी एक की जान बचानी पड़ी तो उनका क्या फ़ैसला होगा? विहान ने एकदम से कहा, मेरे लिए काव्या की जान ज़रूरी है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे भरोसा है आप पर डॉक्टर, आप उन दोनों को बचा लेंगे, सब सही होगा, मुझे भरोसा है। उनका विश्वास और हिम्मत देखकर डॉक्टर हैरान हो गई। विहान के ज़रूरी पेपर पर साइन करने के बाद ऑपरेशन शुरू हो गया। उसके माता पिता और जीजू आ गए। दीदी घर पर थी क्योंकि उनका बच्चा छोटा था। काव्या के मम्मी पापा को भी फ़ोन करके बता दिया गया। वो लोग भी आनन फानन में वहाँ से निकल गए। विहान अपनी लाइफ में कभी इतना नहीं घबराया जितना इस समय घबराया हुआ था। मन ही मन काव्या और बच्चे की सलामती की प्रार्थना कर रहा था। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। काव्या की प्रेगनेंसी की खबर ने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। जहाँ पहले उसे अपने अलावा कोई दिखता नहीं था, वहीं अब उसे बच्चे और काव्या के अलावा कुछ सूझता नहीं था। उसके मन में काव्या के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। अपनी जान को खतरे में डालकर एक औरत बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म के साथ उसका भी नया जन्म होता है। उसके दर्द, उसकी तकलीफ़ के बारे में सोच सोच कर वो भावुक हो रहा था। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आई। मिस्टर विहान, आपको बहुत बहुत बधाई हो, काव्या ने बेटे को जन्म दिया है। माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक है। काव्या अभी बेहोश है, उसे वार्ड में शिफ्ट करते ही आप उससे मिल सकते हैं। जैसे ही उसके पापा ने मुबारकबाद देने के लिए विहान को गले से लगाया, वो फूट फूट कर बच्चों की तरह रो पड़ा। रो क्यों रहा है विहान? आज तो खुशी का दिन है। तूने और काव्या ने हमें वो खुशी दी है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज का दिन हमारे लिए दिवाली से भी बढ़कर है। काव्या वार्ड में शिफ्ट हो गई थी। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने विहान खड़ा था।
मुस्कुराता हुआ उसने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। मुबारक हो, हमारे बेटा हुआ है। काव्या उसकी आंखें बच्चे को ढूंढ रही थी। नर्स बच्चे को उसके पास ले आई दूध पिलाने के लिए। दोनों इस समय बहुत भावुक थे। दिल में बहुत कुछ हो रहा था। थोड़ी देर में उसके माता पिता और भाई भी आ गए बेंगलोर से। सारा परिवार बारी बारी से उन्हें मिल रहा था। सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। विहान के माता पिता ने पोते के होने की खुशी में पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाई थी। रिश्तेदारों के फ़ोन पर फ़ोन आए जा रहे थे। विहान और काव्या की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। क्या वो सब कुछ भुलाकर उसके साथ नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी? काव्या बच्चे के साथ अपने घर आ गई थी। विहान ने भी ये सोचकर उसे नोएडा चलने के लिए नहीं कहा कि चलो 2 महीने और अपनी मम्मी के घर आराम कर लेगी। वैसे ही विहान को बहुत समय हो गया था ससुराल में रहते हुए, इसलिए वो अब शुक्रवार की शाम को आता था ऑफिस से और संडे शाम को अपने घर चला जाता था। बच्चे का नाम दोनों ने मिलकर मिहिर रखा था। बच्चे को हुए 1 महीना हो गया था। काव्या के सुर अभी भी नहीं बदले थे। एक दिन उसने कह ही दिया, विहान आप तलाक के पेपर्स पर साइन कब करेंगे? ये सुनकर वो हैरान हो गया। उसे लगा था अब तक वो बात भूल गई होगी, लेकिन यह उसकी भूल थी। वो तो कुछ भूलने के लिए तैयार ही नहीं थी। काव्या जन्म में तो तलाक संभव नहीं है और अगले जन्म का अगले जन्म में देखा जाएगा। मैं कोर्ट केस नहीं चाहती विहान, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपके लिए मेरे दिल में अब कोई फीलिंग नहीं बची है। आपने जो मेरी देखभाल की उसके लिए शुक्रिया, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती। जिस आदमी से प्यार नहीं उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं। आप बच्चे से मिलने आ सकते हैं, उसके लिए मैं आपको नहीं रोकूंगी। हम मिहिर को माता पिता बनकर साथ पालेंगे, लेकिन हम पति पत्नी की तरह साथ नहीं रह सकते। मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। प्लीज़ मुझे शांति से तलाक दे दीजिए। उसे लगा था कि ये सब उसका नाराज़गी जताने का तरीका है, लेकिन उसका ये कहना है कि वो उसे प्यार ही नहीं करती, ये बात उसके सीने में तीर सी चुभी थी। अब जबकि वो उसे प्यार करने लगा था, उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स ख़त्म हो गई थी। ये कैसा भगवान का न्याय था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो काव्या और बच्चे के साथ रहना चाहता था, अपने बेटे को बड़े होते हुए देखना चाहता था, और वो उसे उन सब अनुभवों से दूर करने पर तुली हुई थी। उसकी आंखें नम हो गई। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई काव्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे और मीर के साथ रहना चाहता हूँ। जो घर बस सकता है तो उसे तुम उजाड़ क्यों रही हो? मैंने आपको वजह बता दी है विहान। मैं अब इस बारे में कोई और चर्चा नहीं चाहती। आप मेरे दिल से उतर चुके हैं। आप मेरे बेटे के पिता हमेशा रहेंगे, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता बस यहीं तक था। मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ, और वो तलाक के बिना संभव नहीं है। तुम किसी और से शादी करके मेरे बच्चे के सिर पर सौतेला बाप खड़ा करना चाहती हो। बाप तो उसके पास है, सौतेला खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लिए जीवन साथी चाहती हूँ, उसके लिए बाप नहीं। तुम इतनी बेशर्म हो जाओगी ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, इन 4 महीनों में व्यवहार, वो मैंने तुम्हारे साथ शादी के 4 सालों में नहीं किया। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें हमारे रिश्ते को बेनाम नहीं करने दूंगा। आज तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। विहान ने बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया और वो अपने घर के लिए निकल गया। ब्रेन सर्जरी की वजह से निकिता के सिर से सारे बाल काटने पड़े थे। वो शीशे में अपना चेहरा देखकर इतना घबरा गई थी कि घंटों तक रोती रही। कार्तिक से अभी वो नाराज़ थी काव्या वाली बात को लेकर। उसके बावजूद भी वो उससे मिलने आता था। उसके लिए उसने अपने बाल मुड़वा लिए थे। निकिता उसका गंजा सिर देखकर हैरान हो गई। इसकी तो उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। निकिता, अब हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है मैं पहले से स्मार्ट लग रहा हूँ। उम्मीद है इतने हैंडसम लड़के से तुम ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रह पाओगी। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। इन दिनों कार्तिक ने जो कुछ भी किया था उसकी उसे कदर थी। वो उसके लिए वापस लौट आया था। उसने सिर्फ टूटे हुए रिश्ते को नहीं, उसे भी अपने प्यार और प्रवाह से वापस संभाल लिया था। हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज मिल गया था। चलना फिरना बंद था। घर पर उसके लिए व्हील चेयर का इंतज़ाम किया गया था। कार्तिक की मम्मी ने जब उसे गंजे सिर के साथ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। मैं जिंदा हूँ, अभी मरी नहीं हूँ जो तू सिर मुंडवा आया है। इतना पागल हो गया अपनी बीवी के पीछे कि तेरी अकल ही मारी गई है। एक तो वो पहले ही किसी काम की नहीं थी, ऊपर से अब एक्सीडेंट के बाद और भी लाचार हो गई है। क्या फ़ायदा है ऐसी बीवी का? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा खासा तलाक लेकर उससे पीन छूट रहा था, लेकिन तू फिर कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए उसके पीछे पहुंच गया। इतने ख़तरनाक एक्सीडेंट के बाद भी पता नहीं कैसे बच गई। इससे अच्छा मर जाती तो उससे तेरा पिंड तो छूटता। कार्तिक गुस्से में ज़ोर से चिल्लाया। बस करिए मम्मी, बहुत हो गया। वो मेरी बीवी है, उसके खिलाफ मैं एक शब्द फालतू नहीं सुनूंगा।
उसको गाली देने का मतलब है मुझे गाली देना। इतनी मुश्किल से जान बची है उसकी, और आप कह रही हो इससे अच्छा होता वो मर जाती। क्या बिगाड़ा है उसने आपका? पता नहीं कैसी माँ हो जो दूसरे के बच्चे के मरने की दुआ कर रही हो। जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं उसके घर पर रहूँगा। सुबह आपको मामा जी के घर छोड़ दूंगा, शनिवार इतवार को वहाँ रहने आया करूँगा। ये मैं उसके लिए नहीं अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, अब साथ देने की बारी मेरी है। पहली बार कार्तिक उन पर चिल्लाया था, उनकी तो आत्मा ही हिल गई थी। उसकी आवाज़ सुनकर उनकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। उन्हें यूं रोता हुआ देखकर कार्तिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका कोई इरादा नहीं था उनसे ऐसे बात करने का, लेकिन रोज़ रोज़ उनके मुंह से निकिता के लिए बद्दुआ सुनना उसके लिए असहनीय होता जा रहा था। आखिर कब तक सहता? आज ना चाहते हुए भी उसे अपनी आवाज़ ऊंची करनी ही पड़ी। वो उनसे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। उन्होंने उसी समय कार्तिक को मामा जी के घर छोड़ने के लिए कहा। रास्ते में उसने कई बार माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने उससे बात ही नहीं की। उन्हें मामा जी के घर छोड़कर वो वहाँ से निकल ही रहा था कि मामा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दिल पर ज़्यादा बोझ मत लो। मुझे तेरी माँ का स्वभाव मालूम है। बेटा होने का फ़र्ज़ बहुत निभा लिया, अब जाकर अच्छा पति होने का फ़र्ज़ निभा। बहू को तेरी ज़रूरत है। ये सुनकर वो मामा जी के सीने से लगकर रोने लगा। उनकी बातों ने उसे भावुक कर दिया था। उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम मामा जी तो उसे गलत नहीं समझते थे। कार्तिक रात को अपने घर न जाकर सीधा निकिता के घर चला गया। उसके सास ससुर उसे देखकर हैरान हो गए। इस समय कार्तिक सब ठीक तो है? जी पापा, मम्मी को मामा जी के घर छोड़ कर आ रहा हूँ। अकेला रहकर घर में क्या करता है, इसलिए यहीं आ गया। उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। वो जानते थे ये फैसला उसके लिए आसान नहीं रहा होगा। इस बात की खुशी थी कि उसकी मम्मी अपने भाई के घर चली गई थी, अकेली नहीं थी। उन्होंने कहा था उसे माँ को भी यहाँ साथ लाने के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं थी। वो मन ही मन सोच रहे थे, कभी कभी वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के अकेलेपन का कारण वो खुद होते हैं। जवानी के समय की कुंठाएं वो बुढ़ापे में आकर निकालते हैं। बच्चे उन्हें संभालना चाहते हैं, लेकिन उनका व्यवहार कई बार इतना टॉक्सिक हो जाता है कि बच्चों के लिए सहना असहनीय हो जाता है। खैर, कहीं बच्चे गलत होते हैं तो कहीं बुजुर्ग। कार्तिक निकिता के कमरे में चला गया। वो गहरी नींद में सोई हुई थी। जैसे ही उसने उसके माथे को चूमा, उसकी आंख खुल गई। वो भी उसे देखकर हैरान हो गई। उसने वही बताया जो उसके पापा को बताया था। अगर मम्मी की कही हुई बातों के बारे में बताता तो उसे गहरा दुख होता। इतनी मुश्किल से तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। वो उन बातों का जिक्र करके हालात बिगाड़ना नहीं चाहता था। निकिता उसके चेहरे को देखकर उसके मन की बात समझ गई थी। यही तो होता है प्यार, जब आपका पार्टनर बिना कहे आपके दिल की बात समझ जाता है। उसने उसके हाथों को चूमते हुए आई लव यू कहा। वो खुश थी कि उसका प्यार उसकी ज़िंदगी में वापस आ गया है। अब शारीरिक तकलीफ़ें इतना डराती नहीं थी। उसे उम्मीद थी कि अब धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द वो कार्तिक के कदमों से कदम मिलाकर उसका हाथ थामे चल पाएगी। विहान हर शनिवार इतवार काव्य के घर आता था अपने बच्चे के साथ समय बिताने। उसका बेटा 3 महीने का हो गया था। मीर को देखकर हर कोई कहता था कि वो दिखने में बिल्कुल विहान जैसा है। ये बात सुनकर उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। जब वो मीर के साथ होता था तो हर पल उसी के साथ बिताता था। रात को उसके रोने पर भी वही उसे संभालता था, काव्या को परेशान नहीं होने देता था। मन ही मन जिस दिन मुझे लगा काव्या सच में मुझसे अलग होना चाहती है, उस दिन मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। वो कहती ज़रूर है उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। अगले दिन वो शाम को काव्या के घर चला गया था मिहिर के साथ समय बिताने के लिए। घर पहुंचा तो देखा वो घर पर नहीं थी। मिहिर ने रो रो कर घर सिर पर उठा रखा था। नानी उसे चुप करवाने में लगी हुई थी। उसे रोता हुआ देखकर उसने झट से उसे गोदी में उठा लिया और चुप करवाने लगा। कमाल की बात थी कि उसकी गोदी में आते ही वो चुप हो गया था। उसने अपनी सास से पूछा, मम्मी काव्या कहाँ है? वो अपनी फ्रेंड से मिलने गई है, उसे फ़ोन किया था, अभी 10-15 मिनट में आ जाएगी। मेरी इतनी बुरी तरह रो क्यों रहा था? पहली बार अकेला छोड़कर गई है ना, इसलिए रो रहा होगा। इसे दूध भी पिलाने की कोशिश की पर इसने पिया नहीं। दूध मतलब? इसे आजकल बोतल का दूध पिलाने की प्रैक्टिस चल रही है। ये सुनकर विहान को गुस्सा आ गया, पर सास को कुछ कहने का मतलब नहीं था। वो काव्या का इंतज़ार कर रहा था। वो 15 मिनट बाद घर में घुसी। विहान बच्चे को गोद में लिए घुमा रहा था। उसने आते ही बच्चे को गोद में लेना चाहा तो वो आया नहीं। ये देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया और उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसने ज़बरदस्ती बच्चे को उससे लिया, जिससे वो रोने लगा। वो उसे अंदर ले गई और उसे दूध पिलाने लगी। विहान उसके सामने जाकर बैठ गया और गुस्से से उसे घूरने लगा। कौन सी फ्रेंड से मिलने गई थी और कहाँ गई थी? अपने काम से काम रखो, मेरे मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से ही काम रख रहा हूँ। इतने छोटे बच्चे को अकेले छोड़कर क्यों गई? पता है जब मैं घर पर पहुँचा कितना रो रहा था।
मैं ना समय पर पहुंचता तो मेरा बेटा तो रो रो कर हलकान हो जाता। इसमें इतना हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मेरे मौजूद रहते हुए भी रोता है। कल को ऑफिस जाऊंगी तो साथ लेकर घूमूंगी क्या, उसे प्रैक्टिस होनी चाहिए। तुमने ये जवाब नहीं दिया, तुम किसके साथ कहाँ गई थी? लड़के से मिलने गई थी, शादी.com पर उससे बात हुई थी, उसका भी तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। बच्चा नहीं है। ये सुनकर तो विहान के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था काव्या ऐसा भी कुछ कर सकती है। मुझे तलाक देकर मामला ख़त्म करो विहान, मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं नहीं चाहता मेरे होते हुए वो किसी और को बाप कहे। आ गए ना अपनी औकात पर। तुम सिर्फ प्यार और परवाह का नाटक कर रहे थे। असली मकसद तो तुम्हारा बच्चे को हथियाना था। तुम्हें जो समझना है समझो। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं शादी को बचाने के लिए जो कर सकता था मैंने किया, बस अब और नहीं। विहान के प्यार को शायद तुमने उसकी कमज़ोरी समझ लिया। तुम एक पत्थर दिल ज़िद्दी औरत हो। कोई आदमी किसी के बच्चे को नहीं अपनाता। दूसरी शादी करके क्यों मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़राब करने पर तुली हुई हो? अपनी बकवास बंद करो। माँ होने के साथ साथ मैं एक औरत भी हूँ, मुझे भी खुश रहने का हक है। विहान ने उसके करीब जाकर कहा, मैं हूँ तो सही तुम्हें खुश करने के लिए। फिर दूसरे पति की क्या ज़रूरत है? मुझे 4 साल का अनुभव है तुम्हें खुश रखने का। तुम जैसे घटिया इंसान से कुछ और उम्मीद भी नहीं की जा सकती। जाओ यहाँ से, मेरा सिर दर्द मत करो। सॉरी डार्लिंग, 2 दिन तुम्हारे पास मुझे झेलने के अलावा कोई और चारा नहीं है। संडे शाम तक मेरी शिफ्ट यहीं होती है। 2-4 मैट्रिमोनियल साइट्स पर और डाल दो अपनी प्रोफाइल। दूसरा पति जल्दी मिल जाएगा। डाल चुकी हूँ, तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। मीर दूध पीकर सो चुका था और काव्या भी जल्दी सो गई ताकि विहान की बकवास सुनने से बच सके। पर विहान की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर करके हार चुका था। अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। दिल कह रहा था कि कहीं वो गलती तो नहीं कर रहा काव्या को इस रिश्ते में ज़बरदस्ती बांध कर रखने की। इस रोज़ रोज़ के झगड़े से क्या हासिल होगा? अभी तो मिहिर छोटा है, कल को हम दोनों को वो लड़ते झगड़ते देखेगा तो उसके दिल पर कितना बुरा असर पड़ेगा। एक मन कह रहा था काव्या को आज़ाद कर दूं और दूसरा अभी भी चाहता है कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। टू बी कंटिन्यूड।